पहला वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं जो कि चैप्टर 2 से शुरू होगा, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसको प्लीज़ शेयर भी करिए। ठीक है, ये मुझे आपसे चाहिए। तो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपने स्टाइल में शुरू करते हैं। चलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना ना। जैसे इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से। अब लाइब्रेरी में आप क्या देखते हो? बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, अब इतनी सारी बुक्स को आप अगर मतलब पढ़ने लगोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है? इतनी सारी बुक्स का एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज इनको अलग अलग रैक में रख दिया जाता है। तो इससे आसानी होगी ना। जैसे जिसको फिजिक्स की किताब पढ़नी है तो वो फिजिक्स वाले रैक में जाके मतलब फिजिक्स उठाएगा, बायो पढ़ना है तो बायो वाले रैक में जाएगा। तो हमने क्या किया, कई सारी जो बुक्स है उसको क्लासिफाई कर दिया, जिससे हमें आसानी हो रही है अब उसको पढ़ने में। और चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हम यहां पे देखेंगे कि जो हमारे अर्थ में इतने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? पहले तो एक क्वेश्चन उठता है ना कि इतने सारे जो लिविंग फॉर्म है उसका क्लासिफिकेशन क्यों करना है। देखो, हम एक साथ इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, तो हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई करने से फायदा क्या मिलता है कि हमें इनको स्टडी करने में आसानी होती है। दूसरा, क्लासिफिकेशन करने से एक और फायदा क्या है कि हमें ना डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में रिलेशंस पता चलते हैं। जैसे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब फायदे होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता। तो जब सभ्यता बनने लगी दुनिया में, देयर हैज बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी गई, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए। ठीक है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है अपने अंदर से आना। ठीक है ना, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। अब इसको समझना। देखो, जब सिविलाइजेशन बनी तो उस टाइम पे क्या हुआ? जो ह्यूमंस थे उनके दिमाग में आया कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चाहिए। तो ये अपने आप आया ना, अंदर से उनके मन में आया। ठीक है ना, अब ये जो क्लासिफिकेशन था ना, ये साइंटिफिकली बेस्ड नहीं था। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पे था? कि ऑर्गेनिज्म का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस बेसिस पर था। जैसे समझते हैं इसको, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई कर दिया इस बेसिस पे कि उससे हमें खाना मिलता है। कुछ को हमने क्लासिफाई कर दिया कि उससे हमें शेल्टर मिलता है, मतलब कुछ जैसे पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें शेल्टर मिलता है ना, जैसे लकड़ी मिलती है, उसके घर मकान बनाए जाते हैं। फिर क्लॉथिंग है, तो कुछ एनिमल्स हो गए जिनसे हमें क्लॉथिंग मिलती है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, शुरुआत में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई किया किस बेसिस पे? ऑन देयर यूज, कि उनका यूज क्या हो सकता है। ठीक है, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। अब यहां पे सबसे पहले कौन आए? अरिस्टोटल आए, जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कि बाहर से जो दिखने में कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। तो जो अरिस्टोटल थे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्रीज में। ट्रीज मतलब बड़े बड़े जो रहते हैं। ठीक है, फिर शर्ब्स आ जाती हैं। शर्ब्स मतलब जैसे झाड़ियां रहती हैं। और हर्ब्स क्या आ जाती हैं? हर्ब्स आ जाती हैं हर्बेशियस प्लांट्स, जो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, आपको वुडी स्टेम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने इन तीनों में इसको क्लासिफाई कर दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। तो इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो
अरिस्टोटल ने एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया कि जिन एनिमल्स में रेड ब्लड है और जिन में रेड ब्लड नहीं है इनमें क्लासिफाई कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो जो रेड ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं ना उनको अरिस्टोटल ने क्या बोला, एनीमा, ठीक है ना, क्या बोला, एनीमा, रेड रेड ब्लड वालों को। और जो विदाउट रेड ब्लड वाले थे उनको बोला एनीमा, ए वाला, ठीक है ना, एनीमा, ठीक है। तो ये रेड ब्लड वाले हैं और ये विदाउट रेड ब्लड वाले हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ये कौन थे, जो ये रेड ब्लड वाले थे ये थे वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये क्या थे, वर्टिब्रेट्स। और जो ये थे विदाउट रेड ब्लड वाले ये थे इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है, ठीक है। इन लीनियस टाइम, तो लीनियस का नाम पहले चैप्टर में भी आया था, इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। सिंपल सा था ये। This system did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic जिसमें ग्रीन एल्गी आ गए एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जिसमें फंगी आ गए ऑर्गेनिज्म। देखो क्या हुआ, ये जो लीनियस का दिया हुआ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। बट यहां पे कुछ कमियां थी इस सिस्टम की ना, वो क्या थी कि इस सिस्टम ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं किया, फोटोसिंथेसिस करने वाले और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं किया, सबको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो गलत है ना ये तो। अब देखो इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो आसान है करना ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्लांट आपको दिख रहा है कि भाई प्लांट के कैरेक्टर ऐसे होते हैं, एनिमल के कैरेक्टर ऐसे होते हैं। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। अब कुछ बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो कि ना तो प्लांट थे ना तो एनिमल्स थे, तो फिर उनको कहां रखा जाए, तो गलत हो गया ना, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो लंबे टाइम तक लिए सही नहीं था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters. अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो ले लिए थे कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं, वो कैरेक्टर तो ले लिए थे, बट इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स की जरूरत थी क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हम क्लासिफिकेशन में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन कैरेक्टर्स का, सेल स्ट्रक्चर का, फिर नेचर ऑफ वॉल का, जो सेल वॉल है वो किस किस टाइप की हैं, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है, इन सबको अभी हम देखेंगे। फिर हैबिटेट का, हैबिटेट मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैबिटेट में रह रहा है, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट कर रहा है, इवोल्यूशनरी, ठीक है ना। तो इन कैरेक्टर्स को भी यहां पे लाया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने का, वो ना टाइम टू टाइम चेंज होता गया, क्योंकि देखो क्या है, टाइम टू टाइम नए नए पॉइंट्स आते गए और नए नए पॉइंट्स के हिसाब से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन थोड़ा चेंज होता रहा। जैसे आप सिंपल सा देखो ना, जो सबसे पहला था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू किंगडम था, इसमें प्लांटे और एनिमली का ले लिया था, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सिस्टम जो है फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे हम नए पॉइंट्स को लेके आ गए, जैसे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको लेके आए, तो इसके बाद नए नए सिस्टम आने लगे। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। अब देखो जितने भी सिस्टम्स आए ना क्लासिफिकेशन के, उसमें जो प्लांट और एनिमल किंगडम है ना वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, इसको थोड़ा समझना। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैज बीन चेंजिंग। देखो चाहे टू किंगडम सिस्टम हो, चाहे 3, 4, 5, 6, ये कोई भी सिस्टम हो, इसमें हर हर उसमें क्या है, जो नाम है, मतलब किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, वो सब में है ना, किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमेलिया क्या है, सब में है, वो चेंज नहीं हुआ। बट
ये किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। क्योंकि क्या हुआ, पहले ऐसा लगता था कि भाई ये ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर आना चाहिए, बट लेकिन बाद में पता चला इसके कैरेक्टर तो प्लांट से ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसको एनिमल से निकाल के प्लांट में रख दिया गया। या जैसे प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म थे तो उसके कैरेक्टर प्लांट से मिलते थे, बट आगे जाकर के कुछ नए नए कैरेक्टर्स की मदद से हमें ये पता चला कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये किंगडम प्लांटे में नहीं, ये किंगडम एनिमेलिया में आना चाहिए। तो जो नाम है, बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, जो नाम है प्लांटे और एनिमेलिया ये तो रहे, बट इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो इधर उधर शिफ्ट होते रहे। ठीक है, okay, the number and nature of other kingdom has also been understood differently by different scientists over time. अब जैसे जैसे नए नए किंगडम्स आने लगे तो उसको ना, नए नए किंगडम्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले अपना ये बगल में देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा। सबसे पहले आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, ये दिया था कार्लस लिनियस ने। इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। फिर थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, इसमें आ जाते हैं प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, प्रोटिस्टा में क्या आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उसमें यह भी है कि यूनिसेलुलर क्या आ जाते हैं इसमें, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ जाते हैं इसमें। ठीक है, वो तो हम देखेंगे अभी। फिर फोर किंगडम में आ जाते हैं प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा भी आ गया। फाइव किंगडम किसने दिया था, फाइव किंगडम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इसमें प्लांटे, एनिमेलिया, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा सब आ गए। इसके बाद आ जाता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसमें क्या था, प्लांटे, एनिमेलिया, इसके अलावा फंगी है और प्रोटिस्टा है, बट लेकिन यहाँ पे मोनेरा नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, मोनेरा को डिवाइड करके दो अलग किंगडम बना दिए, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये हो गया। ठीक है, अच्छा, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था कार्ल वोइज ने। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेबल 2.1 की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है। तो इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। जो 5 किंगडम है ना, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताए गए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पॉइंट क्या लिए गए, सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसको देखते हैं सबसे पहले किंगडम को। तो सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर तो सब जानते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी ही एक सेल की बनी है, तो वो यूनिसेलुलर हो जाएगा। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स देखो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो डीएनए है, ठीक है, वो कांटेक्ट में रहता है सेल के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, सेल है तो यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म होगा, और यहां पे क्या होगा, उसका डीएनए प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह यहां पे प्रेजेंट होगा। अब जो डीएनए है ना, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, साइटोप्लाज्म के। इसका मतलब क्या है कि डीएनए के आसपास यहां पे जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है। होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो फिर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड होता है इनमें। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और फिर उस रीजन को क्या बोलेंगे, जिसको न्यूक्लियस बोला जाना चाहिए था, उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड ऐसा एक रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल का जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। और हाँ, यूकैरियोट्स कौन होते हैं? यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका अगर ये सेल देखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम में डीएनए वगैरह होगा। तो इसमें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो क्या होगा, जो डीएनए है यूकैरियोट्स में, जो डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम है, वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, क्योंकि बीच में क्या है, बाउंड्री है, क्योंकि बीच में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगर यार वीडियो आपको सही लग रहा है ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। काफी हिम्मत मिलती है यार इन सब चीजों से। तो यार प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट करिए। चलो आगे देखते हैं। तो हम, हाँ, मोनेरा पे थे। तो मोनेरा के अभी हम देखना है सेल टाइप को। तो सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है ये, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, ये नॉन सेलुलोजिक होती है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, और बनी किसकी होती है, पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे, तो अभी हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो सेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी बनी है, मतलब कि क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है कि अपना खाना लेता कैसे, तो इसमें ये काफी ज्यादा डाइवर्स्ड है, ठीक है ना, इसमें ये काफी ज्यादा डाइवर्स्ड है। अब इसको समझते हैं। देखो यहां पे क्या है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। पहला ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ऑटोट्रॉफिक में क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि केमिकल से वो अपना खाना लेगा, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन से वो अपना खाना बना लेगा, तो वो कीमोसिंथेटिक होगा। फिर आता है फोटोसिंथेटिक, जो कि लाइट की मदद से अपना खाना बना लेगा। तो ऑटोट्रॉफिक में ये कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक, जो कि अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे सेप्रोफाइट्स। अब व्हाट आर सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, ठीक है, जो डेड हो चुका है और जो डिके हो रहा है, जो सड़ रहा है, उससे अपना खाना लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। फिर आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो बड़ा कॉमन है। पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट लिखा है यहाँ पे सेल टाइप। फिर सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट इन सम, कुछ में क्या होगी, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और अगर सेल वॉल होगी तो जनरली किस चीज की होगी बनी हुई, सेलुलोज की, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होगा बस, ठीक है, कीमोसिंथेटिक नहीं होगा। एन क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा ये। फिर फंगी में आते हैं। फंगी यूकैरियोटिक है, ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, बट सेल वॉल इसमें बनी होती है काइटिन की, ठीक है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा ये काइटिन के अलावा और किस चीज की बनी होती है, एक और होते हैं यार कुछ, ग्लूकान्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसकी भी बनी होती है ये सेल वॉल फंगस की। ओके, इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकैरियोटिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है स्लैश लूज टिश्यू है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल इसमें हैं, बट लेकिन यहाँ पे टिश्यू जो है ना वो अच्छे से बना नहीं है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक साथ मिलके किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे जो टिश्यू है वो उतना अच्छे से बना हुआ नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा, हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक होगा एंड पैरासिटिक होगा, ठीक है। प्लांट है जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकैरियोटिक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू भी होगा और ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि हायर हायर लेवल हो गया ना। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब फोटोसिंथेटिक इसमें आ जाएगा।
देन एनिमेलिया है, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग यूकैरियोटिक हैं। और हम में सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम में होता है। और टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये हम इसमें काफ़ी एडवांस हैं। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अपना हेट्रोट्रॉफिक ही होता है, होलोजोइक जैसे इसमें आ गया। व्हाट इज होलोजोइक? होलोजोइक का मतलब होता है कि हम ना खाने को इंजेक्शन करते हैं, मतलब खाने को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है। और दूसरे एनिमल्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर एच विटेकर 1969, तो ये ईयर याद रखना पड़ेगा। आर एच विटेकर ने 1969 में प्रपोज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इसमें कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं? किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड, ये हमने देख लिया था कौन कौन से पॉइंट पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। ओके ओके ओके, हाँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस बायोलॉजिकल स्पीसीज। मान लो एक ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है, एक ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है, इनके बीच में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब आप समझ रहे हो सकता है इन दोनों के पूर्वज जो हो वो एक ही हो, है ना? तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया। तो इस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया। टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम, तो यहाँ पे 5 किंगडम के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया है। अब आगे चलते हैं। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby a 6 kingdom classification. ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझते हैं। 3 डोमेन सिस्टम कौन सा है? 3 डोमेन सिस्टम, ये किसने दिया था? ये दिया था कार्ल बोएज ने। ठीक है, तो और कार्ल बोएज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये जैसे है 3 डोमेन सिस्टम लिखा हुआ, इसमें सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आर की। ठीक है, क्या आ जाएगा? आर की। फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा? बैक्टीरिया। तीसरा कौन सा आ जाएगा? यूकैरियोटा। अब समझना इसको है। इसमें देखो क्या है, आर्की में क्या आ जाते हैं? आर्की में ना कुछ मतलब आर्की में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, बट लेकिन ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ना उनसे अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा, इन्हें एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? आर्किया में बैक्टीरिया आते हैं, बट लेकिन ये क्या होते हैं, जो दूसरे जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? मिथेनोजेंस आ जाएंगे, हेलोफिल्स आ जाएंगे, थर्मोफिल्स आ जाएंगे। और ये आर्किया जो होते हैं ना, ये बहुत हार्श हैबिटेट में रहते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। अच्छा, आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। बट जो बैक्टीरिया, नॉर्मल जो बैक्टीरियाज हैं, उसकी सेल वॉल बनी है लिपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ पे डोमेन आता है वो यूकैरियोटा आता है। तो यूकैरियोटा के अंदर देखो कौन आ जाते हैं? यूकैरियोटा के अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। अब जरा ना ऊपर टेबल पे देखते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो मोनेरा है ना सिर्फ वो ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक है। तो क्या किया यहाँ पे 3 डोमेन जो सिस्टम है उसमें क्या किया? जो मोनेरा है उसको तो डिवाइड कर दिया दो दो डोमेन में। एक कौन सा था? आर्किया था, है ना, अभी जो हमने देखा। और दूसरा बैक्टीरिया था। ठीक है, और ये जो बाकी बचे ना ये सारे, इसको एक तीसरा डोमेन बना दिया, जो कि कौन सा था? यूकैरियोट। ठीक है ना, यूकैरियोटा, ये इसमें कर दिया। तो ये 3 डोमेन हो जाएंगे, 1 डोमेन, 2 डोमेन एंड 3 डोमेन। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा था। अब नीचे आते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बाकी सारों में क्या है? ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। अब आगे देखते हैं।
यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट द हायर क्लासेस। हायर क्लासेस बोले तो अब वो कॉलेज की बात हो जाएगी ना, क्योंकि 12th में तो ये है नहीं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिससे हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, द इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ था। तो ऐसा क्या था जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा इसको देखेंगे, ठीक है। Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plantae। तो देखो plantae के अंदर इन सब को डाल दिया, किसमें, अर्लिएस्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, टू जॉइन सेपरेट पार्ट्स टुगेदर टू मेक वन यूनिट। इसको समझना थोड़ा सा ना, जैसे मान लो ये अलग अलग है, टुकड़े हैं ये कोई ना, अब हमने क्या किया, इनको यूनिफाइड कर दिया। यूनिफाइड मतलब इन सब को आपस में जोड़ दिया और एक पूरी एक यूनिट बना दी, मतलब एक कुछ स्ट्रक्चर बना दिया पूरा। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा है, द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड, ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने क्या किया, यूनिफाई किया दिस होल किंगडम, वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। देखो इसको समझना, ये है प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर हमने इन सबको क्यों रखा, इन सबको क्यों रखा, क्योंकि इन सब में क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल। तो एक सेल वॉल की मदद से हमने इन सबको एक साथ रख दिया किंगडम प्लांटे में, ठीक है। कि सब में सेल वॉल है, चलो इनको किंगडम प्लांटे में रखते हैं। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप, अब यहां पे हम देखेंगे दिक्कतों के बारे में कि इससे क्या दिक्कत आई। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर्स। अब इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये भी कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट में डाल दिया ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट में डाल दिया, बट लेकिन ये तो एक दूसरे से अदर कैरेक्टर में बहुत डिफरेंट है। भले ही इन सब में सेल वॉल है, बट लेकिन इनमें और कैरेक्टर्स तो बहुत अलग अलग है ना, तो इनको साथ रखना तो सही नहीं है। जैसे कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो चाहे ये बैक्टीरिया हो, चाहे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये क्या थे, ये थे प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक को किसके साथ रख दिया गया था, यूकैरियोटिक के साथ, जो कि सही नहीं था। अच्छा, इसमें एक छोटी सी समझ लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनो का मतलब क्या होता है, ब्लू, क्या होता है, ब्लू, ठीक है। अब इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी इस तरीके से बोला जाता है ना। अभी साइनोबैक्टीरिया की एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ऐसा माना जाता है कि ये ना अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ ए लाइफ है अर्थ में। अर्थ में मतलब जो अर्लीस्ट लाइफ आई थी ना, समझ रहे हो ना, अर्थ में जो शुरुआती जो लाइफ आई थी उसमें साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या करता था, फोटो मतलब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके आगे देखते हैं, पहले यहां थोड़ी सफाई कर लेते हैं यार। चलो आगे पढ़े, ओके पढ़ते हैं आगे। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलर वंस। तो इस ग्रुप में क्या किया, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। अब ये समझना, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये जीनस है किसका, ग्रीन एल्गी का, ठीक है। ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये क्या है, यूनिसेलर यूकैरियोटिक है। और हमने पढ़ा था यूनिसेलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। पहले इनको किस में रख दिया गया था, किंगडम प्लांटे में, जो कि गलत था, क्योंकि किंगडम प्लांटे के अंदर क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। बट ये क्या है, ये तो यूनिसेलर यूकैरियोटिक है, तो इसको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में, ठीक है। देन स्पाइरोगायरा की बात करते हैं, तो स्पाइरोगायरा क्या है, मल्टी सेलर यूकैरियोटिक। ये मल्टी सेलर यूकैरियोटिक है। तो देखो ना, क्लेमाइडोमोनास तो है यूनिसेलर, स्पाइरोगायरा है मल्टी सेलर, इनको एक साथ रख दिया गया, जो कि गलत था। अब मल्टी सेलर यूकैरियोटिक किस में आएंगे, और ये ग्रीन एल्गी है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो ये तो आ जाएंगे, ये किस में आ जाएगा, किंगडम प्लांटे के अंदर, ठीक है।
द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें हेटेरोट्रॉफिक फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में डिफरेंस नहीं रखा गया था। यहां आप देख रहे हो ना, ये फंगी जो है इसको प्लांट के साथ ही रख दिया, बल्कि एक हेटेरोट्रॉफिक है एक ऑटोट्रॉफिक है। दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। और एक और डिफरेंस क्या है, इनकी जो वॉल सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। जैसे फंगी के हमने क्या देखा है, फंगी जो होता है उसमें उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की और प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, ये ना लिखा हुआ इन देयर वॉल while the green plants have a cellulosic cell wall. When such characteristic was considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. तो जब ये चीजें देखी गई तो इसको रख दिया गया किंगडम फंगी में, मतलब एक नया किंगडम बना दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस में आ गए, किंगडम मोनेरा के अंदर आ गए। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान देना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोलेरा, जो कि पहले कहां प्लेस थे, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट। तो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है वो किस में थे, एल्गी में थे जो कि प्लांट में है। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, इन दोनों में सेल वॉल थी। विद पैरामीशियम एंड अमीबा which were earlier placed in the kingdom animal kingdom which lack cell wall। अब समझना बात को, जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है ना, इनको पहले रखा जाता था किंगडम प्लांट्स में, प्लांटे में। ठीक है, और जो पैरामीशियम है और जो अमीबा है इनको रखा जाता था किंगडम एनिमेलिया में। बट लेकिन अब इन चारों को, 1 2 3 और 4, इन चारों को किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में। क्यों, इनमें कुछ कॉमन होगा ना, देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये यूनिसेलर यूकैरियोटिक है। तो हमने पढ़ा है यूनिसेलर यूकैरियोटिक किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में। ठीक है, इस तरीके से पैरामीशियम और जो अमीबा है ये भी क्या है, ये भी हैं यूनिसेलर यूकैरियोटिक। तो ये भी किस में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफाइड वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो यहां पे क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ना साथ लेके आ गए जो कि पहले अलग अलग किंगडम में थे। अभी हमने ऊपर देखा, दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना वो चेंज हुआ। ठीक है, दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। अब ऐसे चेंजेस आगे भी होंगे ना, क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मान लो आगे हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करें, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में भी ये चेंजेस हो सकते हैं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। इवॉल्व मतलब आगे, मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो और आगे बढ़ेगा और नई नई चीजें आएंगी टाइम के साथ, विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, आने वाले टाइम में हम मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी तो देखेंगे ही, बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। हम ऑर्गेनिज्म के बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे, और इनकी मदद से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर चेंजेस आ सकते हैं इन किंगडम्स में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। तो यहाँ पे हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में पढ़ना है, ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांट एंड एनिमेलिया, कॉमनली referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and 4। तो चैप्टर 3 और 4 में हमने किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। आपको कैसा लगा प्लीज इसको कमेंट करिए। ठीक है, मुझे कभी कभी पता क्या लगता है यार, मैं इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ बट लेकिन उसमें वॉच टाइम नहीं आता है ना, बीच में छोड़ देते हैं बच्चे। तो यार बताना ऐसा क्यों होता है, क्या समझ में नहीं आता है या इंटरेस्ट नहीं आता है हर एक लाइन पढ़ने में,
तो प्लीज़ बताना है। तो कैसा लगा वीडियो यार, प्लीज़ आपके रिव्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अगर ख़राब लगा तो प्लीज़ यार बोलो यार बड़ा ख़राब बनाया सर आपने, बट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलूँ, बाय बाय। ठीक है, बाय।